एपिसोड 1 से 10 तेज भगत। ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड कर दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। आकाश में बादल ऐसे छाए हुए थे मानो किसी नदी के अंदर बिछे हुए रेत की छाया बनी हुई हो। ठंडी हवाएं ऐसी गुजर रही थी कि रूह तक को कपा दे। और इसी मौसम में एक लड़का एक सुनसान सड़क के किनारे एक छोटी सी पुलिया के ऊपर बैठे हुए खुद में एक गाना गुनगुनाए जा रहा था। गुनगुनाते हुए वो खुद से ही बातें करने लगता है। मतलब हद होती है यार, मैं यहाँ पिछले आधे घंटे से बैठा हुआ हूँ और ये दोनों भाई साहब हैं जिनका कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो बुला दिया पहले और खुद गायब हो गए हैं। आने दो इनको, आज इनकी पूरी खबर लेता हूँ। तभी उसके पीछे से एक शख्स की आवाज आती है, यार हम 5 मिनट लेट क्या हो गए, तुमने तो हमारी तारीफ ही करनी शुरू कर दी। यह आवाज सुनते ही रवि पीछे मुड़कर देखता है। वहां पर दो लड़के एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे खड़े होते हैं। उन्हें देखकर रवि बोलता है, तो आखिर आ ही गए हैं आप लोग, मुझे तो लगा था कि आज आप लोग आएंगे ही नहीं। ये सुनकर उन दोनों लड़कों में से एक लड़का बोलता है, जिसका नाम शिव होता है, यार हम तो पहले ही आ गए थे, लेकिन हमने देखा कि तुम भाभी की यादों में कुछ ज्यादा ही खोए हुए हो, तो हमने सोचा थोड़ा इंतजार ही कर लेते हैं। अब बंदा इतने अच्छे से रिया भाभी के ख्यालों में खोया हुआ हो तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए न। इतना कहकर वो अपनी एक आंख मार देता है। तभी दूसरा लड़का, जिसका नाम अमन होता है, वो अपनी एक भौं को ऊपर करते हुए बोलता है, यार तू भी हद करता है। तू बचपन से उसे पसंद करता है, लेकिन हर बार जब तुम उसके सामने जाते हो तो तेरी हेकड़ी क्यों निकल जाती है। इतना कहकर वह रवि की ओर देखता है। ये देखकर तीनों हंसने लगते हैं। इस पर रवि हंसते हुए जवाब देता है, हाँ हाँ तुम भी कर लो मेरी खिंचाई, अब तुम ही तो बचे थे। तभी रवि की नजर शिव के हाथों में रखे हुए प्लास्टिक के थैले पर पड़ती है। तो रवि बोलता है कि क्या बात है यार, तुम लोग मेरी इतनी फिक्र करते हो कि मेरे लिए नाश्ता पानी सब जुगाड़ करके लाए हो। इस पर अमन जवाब देता है, यार तू भी हद करता है। नाश्ते पानी के बारे में दोपहर के 12 बजे कौन सोचता है भाई। हमने तो सोचा कि आज हमारी दोस्ती का पूरे 7 साल हो चुके हैं तो एक छोटा सा केक कटना तो बनता है। यही सोच हमने एक केक ले लिया और इसी कारण हम लेट हो गए। फिर तीनों दोस्त उसी छोटी सी पुलिया पर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करते हुए केक को खाने लगते हैं। कुछ देर बाद तीनों अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रवि भी अपने घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो घर पर जाता है उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। उसकी माँ बोलती है, तो आ गए लाट साहब, सुबह से लापता है, कहाँ रह रहे हैं आजकल, आप कुछ पता ही नहीं चलता है। अजल, ना दुकान पर अपने पिताजी की मदद करने के लिए जाते हो, ना ही यहाँ घर पर रहते हो, दिन भर दोस्तों के साथ में आवारागर्दी करते रहते हो। रवि इस पर अपने पीछे से गले लगाते हुए बोलता है, अरे माँ अब बस भी करो यार, कुछ खाने को हो तो दो ना, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। इस पर माँ रवि के गाल पर प्यार से हाथ लगाते हुए मुस्कुराकर जवाब देती है, जाओ किचन में रखा हुआ है खा लो निकालकर। रवि किचन में जाता है और खाना निकालकर खाने लगता है। तभी उसका मोबाइल फोन बजता है। रवि फोन उठाकर देखता है तो उस पर उसके पापा का नंबर होता है। वो फोन उठाकर बोलता है, हाँ पापा। उधर पिताजी जवाब देते हैं, बेटा वो देखो ना, तुम्हारे वाल्मीकि नगर वाले अंकल है ना, उनकी कुछ दवाइयाँ और सामान यहीं पर छूट गया है और डॉक्टर ने बोला है कि इन दवाइयों को कभी भी नागा नहीं करना है, तो क्या तुम जाकर ये सामान पहुंचा दोगे। इधर से रवि जवाब देता है, वाल्मीकि नगर में तो श्याम अंकल रहते हैं ना। पिताजी जवाब देते हैं, हाँ बेटा वो आज आए थे यहाँ पर दवा कराने के लिए, मगर जल्दबाजी में उन्हें घर वापस जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी दवाइयाँ नागा नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम्हें आज ही जाना होगा। इस पर रवि जवाब देता है, ठीक है पापा मैं चला जाऊंगा, पर मुझे लगता है वहां जाते वक्त मुझे शाम हो जाएगी। इस पर पापा का जवाब आता है, कोई बात नहीं, अगर शाम हो गई तो तुम वहीं रुक जाना, रात में आने की कोशिश मत करना, रास्ता बहुत खराब है और जंगल का रास्ता भी है, इसलिए वहीं पर रुक जाना, फिर अगले दिन चले आना। रवि ठीक है बोलकर फोन रख देता है और खाना खाकर जल्दी से निकल जाता है। वो दुकान पर चला जाता है। वहां से वो दवाइयां और सामान लेकर अपने बाइक पर ही वाल्मीकि नगर के लिए निकल जाता है। वाल्मीकि नगर जाने में उसे पूरे 3 घंटे लगते हैं। वहां पर पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह से थक जाता है। वहां पर जाकर वो अंकल जी को उनकी दवाइयां और सामान दे देता है। अभी वो सोच ही रहा होता है कि वहीं रुक जाए, वापस जाते वक्त पक्का है कि वहां पर रात हो जाएगी, ऊपर से मौसम भी खराब हो रहा है, इसी वजह से ही अंकल जी से बात करने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसका फोन बजता है। फोन उठाकर देखता है तो उस पर शिव का नंबर होता है। वो फोन उठाकर बात करता है तो शिव जवाब देता है, यार रवि देखो ना, कल मुझे सुबह में हो सकेगा तो अपने घर गोरखपुर के लिए जाना पड़ेगा, तो हमारी ये 10 दिनों तक मिलते रहने का प्लान कल आज ही समाप्त हो जाएगा, तो क्या कल सुबह में तुम मुझसे मिल सकते हो सकता है कि इसके बाद हम अगले साल ही मिले। इस रवि जवाब देता है, ठीक है ना, कल सुबह तुम्हें बस स्टैंड पर मिलूंगा। इतना कहकर रवि फोन काट देता है। रवि की फोन की बात अंकल जी सुन लेते हैं। वो बोलते हैं, बेटा अभी इतनी शाम हो चुकी है, अगर तुम इस वक्त से वापस जाने के लिए निकलोगे तो घर पहुंचते हुए रात हो जाएगी और बारिश भी होने वाली है, मौसम खराब है, हो सके तो आज ही रुक जाओ। तो रवि थोड़ा सा उदासी से बोलता है, नहीं अंकल कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, इतना भी मौसम खराब नहीं है, मैं पहुंचकर आपको फोन करूंगा। ये कहकर रवि वहां से वापस घर जाने के लिए निकल जाता है। अभी रवि कुछ दूर ही आगे बढ़ा हुआ होगा कि बारिश शुरू हो जाती है।
रवि पहले सोचता है कि हल्की फुल्की बारिश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और वह बाइक चलाना नहीं रोकता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाते हैं, बारिश की बूंदें बहुत मोटी पड़ने लगती है, मानो ओले पड़ रहे हो। बारिश के पानी से चोट के कारण वो बाइक नहीं चला पाता है। वो अपने बाइक को सड़क के किनारे बने एक छोटी सी मंदिर के पास रोकता है। उसे वहीं पर खड़ा करके मंदिर के बगल में खड़ा हो जाता है। वो अपने आसपास देखता है, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। वो मंदिर में देखता है तो वहां पर एक छोटा सा दिया जल रहा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, वो शायद पत्थरों के टकराने की आवाज थी। रवि अपने आसपास देखता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है। उसे फिर से पत्थरों के खिसकने की आवाज सुनाई देती है। वो फिर से अपने आसपास देखता है। उसे लगता है कि आवाज मंदिर के पीछे से आई है। वो देखने के लिए मंदिर के पीछे जाता है। वहां पर वह देखता है तो एक वहां जमीन पर एक 3 फीट चौड़ा छेद होता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां अंदर पूरी तरह से अंधेरा होता है। लेकिन वहां अंदर उसे एक दिया, छोटा सा दिया जलता हुआ दिखाई देता है। रवि को फिर से अपने आसपास किसी के होने का आभास होता है। वो चारों तरफ फिर से देखता है, मगर वहां कोई नहीं होता है। फिर वो जैसे ही अपने सामने देखता है, उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं, उसकी आंखों से पलकें रुक सी जाती है, उसकी रूह तक कांप जाती है और उसके मुंह से निकली चीख उसके गले में ही रुक जाती है। अगले ही पल वहां पर सब शांति हो जाती है। पत्थरों के रखने की फिर से आवाज आती है। अपने मंदिर में जल रहा दिया अपने आप बुझ जाता है। 4 साल बाद देहरादून के घने जंगलों के बीच 6 सिपाही एक लाइन में चारों तरफ अपनी पैनी नजर टिकाए हुए आगे बढ़ते चले रहे थे। उनकी चाल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भेड़िए अपने शिकार को फांसने के लिए जा रहे हो। सभी के सभी 6 सिपाही पूरी तरह से कपड़ों से ढके हुए थे। सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थी और उनकी आंखों में देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो किसी की जान लेने को आतुर है। वहीं कुछ दूरी पर एक सड़क के किनारे एक पुरानी वैन लगी हुई थी। उसके अंदर 4 लोग बैठे हुए थे। वैन के पिछले हिस्से में एक लड़की और एक लड़का कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। वहीं के अगले हिस्से में 2 ऑफिसर्स बैठे हुए थे। दोनों आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक ऑफिसर, जो लगभग 25 से 26 वर्ष का होगा, वह अपने बगल में बैठे एक 50 से 55 साल की उम्र वाले इंसान से बोलता है, क्या लगता है सर, हमें आज भी उसे बुलाना चाहिए? इस पर वो सीनियर ऑफिसर मुस्कुराकर सवाल भरे अंदाज में जवाब देते हैं, तुम्हें क्या लगता है इन मामूली से नक्सलवादियों को भी हमारे सिपाही नहीं संभाल सकते हैं? भूलो मत, हम पिछले 2 सालों से उसके साथ काम कर रहे हैं, मगर हम आज तक सिर्फ उसके नाम तेज भगत के अलावा और कुछ भी उसके बारे पता नहीं लगा पाए हैं। वह हमारे कैंप में हमारे साथ रहता है, मगर फिर भी आज तक उसने कैंप में हमारे साथ साथ कब भी खाना तक नहीं खाया है। वो केवल मिशन के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है और फिर वापस उसी कमरे में चला जाता है। वो अपने उस कमरे क्या करता है उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। ऊपर से उसकी वो तलवार चलाने की कला, जिससे वो लोगों को क्षण भर में मार देता है। तुम ऐसे इंसान पर भरोसा कैसे कर सकते हो? हमारे सिपाही पूरी तरह से एलीट है, उन्हें ऐसी ही स्थिति के लिए तैयार किया जाता है, तो क्या वो ऐसे 2 या 3 नक्सलवादियों को भी संभाल नहीं सकते हैं? वैसे भी यह खबर पक्की नहीं है कि वहां पर ज्यादा हथियार भी नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो उनके के मुकाबले हमारे सिपाही बहुत ज्यादा है। हमारा एक ही सिपाही उन सभी का काम तमाम कर सकता है, मगर फिर भी हमने 6 को भेजा है, फिर भी वह हार जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी वैन में पीछे से लड़की आगे की तरफ आते हुए बोलती है, सर कुछ हलचल हो रही है। ये सुनते हैं वो सीनियर ऑफिसर खुद वैन के पिछले हिस्से में जाते हैं और कंप्यूटर मॉनिटर में देखने लगते हैं। वहां अंदर वैन के एक साइड में कई सारे छोटे बड़े मॉनिटर लगे होते हैं। उन्हीं में से एक पर सोनार फ्रीक्वेंसी की रिपोर्ट दिखाई दे रही थी, जिसमें आर्मी के जवान ग्रीन डार्ट के रूप में दिखाई दे रहे थे। वहीं उनसे कुछ दूर आगे एक रेड डार्ट भी दिख रहा था, जिसका मतलब था कि वहां पर उनके सिपाहियों के अलावा कोई और भी था। वो उस लड़की से कहते हैं कि मेरी उनसे बात कराओ। इस पर वो लड़की जवाब देती है, जी सर, और वो कम्युनिकेटर से उन 6 लोगों की टीम में जो सबसे आगे चल रहा था, जिसका नाम कार्तिक था, उसको कनेक्ट करती है और बोलती है, कैप्टन कार्तिक सर आपसे बात करना चाहते हैं। इतना बोल वो लड़की पीछे हट जाती है। इसके बाद सीनियर ऑफिसर आगे आकर कम्युनिकेटर में बोलते हैं, कैप्टन कार्तिक टारगेट टिक तुम्हारे सामने है। तभी पीछे खड़ी लड़की, जिसका नाम सोनम था, वो सीनियर ऑफिसर के कंधे पर अपना हाथ रखती और अपनी एक अंगुली से बगल के मॉनिटर की तरफ इशारा करती है। ये देख वो भी बगल के मॉनिटर की तरफ देखने लगते हैं। अब वहां पर 6 की जगह पर 3 ही ग्रीन डार्ट दिखाई दे रहे थे। तभी उन्हें कम्युनिकेटर एक जोरदार चिक सुनाई देती है। ये आवाज ऐसी थी मानो चिकने वाले के सामने उसकी मौत खड़ी हो। सीनियर ऑफिसर जल्दी से कम्युनिकेटर के पास जाते हैं और उसे ऑन करके उससे पूछते हैं, कैप्टन कार्तिक क्या आप ठीक है? कैप्टन कैप्टन कार्तिक। सीनियर ऑफिसर काफी देर तक ऐसे ही कम्युनिकेटर पर बोलते रहते हैं, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आता है। फिर कुछ देर बाद किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, फिर किसी जानवर के घराने की आवाज आती है और कम्युनिकेटर बंद हो जाती है। तभी सीनियर ऑफिसर को एक घबराए से हुई सी आवाज सुनाई देती है, सर, यह आवाज सोनम की थी, जो अभी भी बगल के सोनार फ्रीक्वेंसी वाले मॉनिटर को ही देख रही थी। सोनम की बात सुनकर सीनियर ऑफिसर बगल के मॉनिटर को फिर से देखते हैं, तो वहां पर उन्हें कई सारे रेड डार्ट उनकी ही गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं।
सीनियर ऑफिसर जब खिड़की के बाहर देखते हैं तो बाहर का नजारा देखकर वो हैरत में पड़ जाते हैं। बाहर कई सारे भेड़िए उनकी वैन को पूरी तरह से घेर लिए होते हैं और वैन के आगे एक व्हाइट टाइगर खड़ा होता है। वहीं दूसरी ओर एक मिलिट्री कैंप के अंदर एक काली गाड़ी आकर रुकती है। ये देख वहां खड़ा एक ऑफिसर जल्दी से गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी का दरवाजा खोलता है। गाड़ी के अंदर से एक खूबसूरत महिला उतरती है, जिसे देखकर दरवाजा खोलने वाला इंसान उसे सर झुकाकर ग्रीट करता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग मैम। इस पर वो खूबसूरत लड़की उस लड़के से मिलने वाले आदर को नजरअंदाज करके उससे पूछती है, वो कहाँ है। इस पर वो लड़का जवाब देता है, हर बार की तरह इस बार भी अपने कमरे में ही है। वो केवल खाना खाने के लिए बाहर निकलता है और बाकी समय अपने कमरे में ही रहता है, ना किसी से बात करता है ना ही किसी ज्यादा मेल मिलाव बढ़ाता है। इतना सुनकर वो लड़की आगे आगे चली जाती है और एक कमरे के बाहर जाकर रुक जाती है। दरवाजे पर 2 बार नॉक करती है और 2 कदम पीछे होकर वहीं पर इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और अंदर से एक बहुत ही हैंडसम और आकर्षक बॉडी वाला एक लड़का बाहर निकलता है, जिसे देखकर कुछ देर के लिए वो लड़की भी फ्रीज हो जाती है। फिर कुछ देर बाद वो अपना होश संभालते हुए बोलती है, हेलो सर, मेरा नाम अनीता श्रीवास्तव है। सर, आपके लिए आपका 99वां मिशन आ चुका है। इतना कहकर वो अपने हाथ में रखा हुआ एनवलप उस लड़के की तरफ बढ़ा देती है और कहती है, इसमें आपको मिशन से जुड़ी सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी बातें हम कॉन्फ्रेंस रूम में करेंगे। आप 5 मिनट में तैयार होकर वहां आ जाइए। कर्नल कुलदीप आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर तेज बिना किसी भाव के ठीक है बोलकर दरवाजा बंद कर देता है। वो जब लिफाफा खोलकर देखता है तो उसमें उसी जंगल में हुए वैन वाले हादसे की सैटेलाइट फोटोज होती है, मगर तेज की नजर उस तस्वीर में वैन के आगे खड़े उस व्हाइट टाइगर पर पड़ जाती है और वहीं पर रुक जाता है। वो अपनी नजरें छोटी करके कुछ देर तक वैसे ही उस तस्वीर को देखते रहता है, फिर उसे वही टेबल पर रखकर तैयार होने चला जाता है। मीटिंग रूम में अनीता श्रीवास्तव और उसके साथ 2 सीनियर ऑफिसर मेजर कुलदीप और उनका असिस्टेंट राघव बैठे हुए थे। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और वहां से तेज बेफिक्री में मानो बगीचे में टहल रहा हो घिरे घिरे से चलते हुए मीटिंग रूम में टेबल के पास आता है। फिर वहां से एक चेयर खींचकर उस पे बैठ जाता है और अनीता श्रीवास्तव की तरफ देखने लगता है। अनीता श्रीवास्तव तेज का इशारा समझ जाती है और वो मिशन के बारे में बताना शुरू कर दी है। तो हुआ यूं कि हमें कहीं से खबर मिली थी कि जंगलों के बीच तराई में कुछ नक्सलवादी छुपे हुए हैं और उनके पास हथियार भी है, इसीलिए हमारी एक छोटी सी टीम वहां पर राउंड के लिए गई हुई थी। मगर अब ना ही हमारी टीम से कोई संपर्क हो पा रहा है और ना ही उनका कुछ पता चल पा रहा है। राउंड पर गए हुए मेंबरों में से कोई भी नहीं मिल पा रहा है। वो जिस वैन से गए हुए थे वो एक सड़क के किनारे लगी हुई मिली। उस पर ना ही किसी तरह का खरोच और ना ही किसी से हाथापाई के निशान दिखे, मानो वे गायब ही हो गए हैं। हमने जांच के लिए 6 लोगों की बैकअप टीम भी भेजी, मगर वह भी लापता हो गए। उनके साथ भी यही सब हुआ। अब हमारी बारी है। हम राउंड के लिए आज ही जाने वाले हैं। अगले 1 घंटे में हमारी गाड़ी निकलेगी। इतना सुनकर तेज हाँ में सर हिलाता है और वहां पे बैठे बाकी 2 लोगों को देखता है। इतने में अनीता बोलती है, सर, यह हमारे साथ में जाने वाले ऑफिसर है मेजर कुलदीप और यह उनके असिस्टेंट राघव है। तेज उन्हें देखकर के हाँ में सर हिला देता है और बिना कुछ बोले वहां से उठकर वापस जाने लगता है। तभी मेजर कुलदीप तेज को रोकते हुए बोलते हैं, मिस्टर तेज भगत, आपको नहीं लगता कि आपका बिहेवियर थोड़ा सा रूड है? ये बात सुनते ही तेज पीछे मुड़ता है, फिर मेजर कुलदीप को एक सार्कास्टिक सी स्माइल देकर वापस चला जाता है। जाते हुए तेज अनीता से कहता है, ये बात जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, इसलिए तुम्हें सिर्फ मुझ पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अपने लिए बैकअप टीम लेकर चलना। मैं पूरी गारंटी नहीं करता हूँ कि आज मैं तुझे बचा पाऊंगा या फिर खुद को भी बचा पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आज हमारा मिशन ये सक्सेसफुल हो गया तो इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और एक मिशन को पेंडिंग में छोड़ दूंगा, जो बहुत ज्यादा मुश्किल हालात उत्पन्न होने पर ही मैं पूरा करने वापस आऊंगा। इतना कहकर तेज वापस अपने कमरे में चला जाता है। तेज के जाने के बाद मेजर कुलदीप अनीता से पूछते हैं, तुम्हें लगता है कि हमें इतने बड़े मिशन की जिम्मेदारी इस एक इंसान के ऊपर छोड़ देना चाहिए? ये बात सुन अनीता बड़े ही घमंड भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए बोलती है, आपको किसने कहा कि यह मामूली सा इंसान है? अनीता फिर आगे बोलती है, सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने इसके साथ अब तक कुल 98 मिशन पूरा किए हुए हैं, जिसमें अब तक हमारे किसी भी सिपाही को हल्की सी खरोच भी नहीं आई हुई है और ना ही कोई मिशन फेल हुई है। इतना कहकर अनीता भी ऑफिस रूम से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ तेज मिलिट्री कैंप में अपने कमरे में पहुंचता है। वहां पर पहुंचकर वो अपने कमरे में देखता है, उसके कमरे में एक बिस्तर और एक छोटा सा टेबल था। वही टेबल के पास स्टूल के ऊपर एक पानी का घड़ा भी था, मानो वो किसी मिलिट्री कैंप का कमरा ना हो बल्कि एक गांव के घर की आम सी कोठरी हो। वो अपने कमरे में चारों तरफ देखता है और फिर वो टेबल के पास जाता है। उस टेबल पर रखे हुए एक काले रंग की मोतियों की माला को उठाकर अपने हाथों में 3 बार घुमाकर उसे पहन लेता है। अब वह माला उसके हाथों में किसी ब्रेसलेट के जैसे लग रही थी। वहीं पास में ही टेबल पर एक सुनहरे रंग का कड़ा भी रखा हुआ होता है। तेज उस कड़े को उठाता है और उसे देखता है, उसके ऊपर एक तलवार का निशान बना हुआ होता है। वो उसे भी पहन लेता है। तभी उसके कानों में कुछ लोगों के आपस में बातें करने और हंसने की आवाज आती है।
वो कमरे की खिड़की से बाहर की ओर देखता है तो उसके कमरे से कुछ ही दूरी पर 3 दोस्त एक छोटी सी टेबल पर बैठे हुए आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। ये देखकर उसकी आंखों में पानी आ जाती है। वो उस पल को याद करने लगता है जब शिव और अमन उसके साथ बैठकर उस छोटी सी पुलिया पर घंटों घंटों बातें किया करते थे। वो उन्हें यादों में कहीं खोसा जाता है। तभी उसे किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, जिससे वो अपनी यादों से बाहर आ जाता है और फिर उस खिड़की को बंद करके अपने आंसू साफ करके दरवाजा खोलने चला जाता है। जब तेज दरवाजा खुलता है तो देखता है वहां पर मिलिट्री का एक जूनियर ऑफिसर खड़ा होता है। तेज को देखकर बोलता है, सर हम जाने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर तेज हाँ में सिर हिलाता है, फिर दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है। कुछ ही देर बाद वे सभी एक मिलिट्री गाड़ी में होते हैं। तेज जिस गाड़ी में था उसमें मेजर कुलदीप और उनका असिस्टेंट राघव के साथ में अनीता श्रीवास्तव केवल 4 ही लोग बैठे हुए थे। गाड़ी में सभी लोग पूरी तरह से मिलिट्री गैजेट्स, बंदूकें और बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस थे। शिवाय तेज के, तेज एक नॉर्मल से मिलिट्री टी शर्ट और पैंट में था। और तो और जहां सभी लोग गाड़ी में चौंकाने होकर बैठे हुए थे वहीं तेज बिना किसी टेंशन के गाड़ी में ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। अनीता श्रीवास्तव गाड़ी को चला रही थी और पीछे मेजर कुलदीप और उनके असिस्टेंट राघव बैठे हुए थे। मेजर कुलदीप तेज को ऐसे गाड़ी में बेफिक्री होकर बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के बैठे हुए देखकर हैरान हो जाते हैं और उससे गुस्से में पूछते हैं, क्या तुम हमारे साथ ऐसे ही चलने वाले हो? तुम्हें अपनी जान खोने का डर नहीं है? इस पर तेज मुस्कुराते हुए मेजर कुलदीप जवाब देता है, किसने कहा मैंने अपना प्रोटेक्टिव गियर नहीं लिया है? वह हमेशा मेरे साथ ही रहता है। इतना बोल फिर से तेज अपनी आंखें बंद कर सर को सीट के हेडरेस्ट पर टिकाकर आंखें बंद कर सो जाता है। कुलदीप तेज की बात सुनकर गुस्से से अपनी आंखें लाल करके उसकी ओर देखने लगते हैं मगर वो कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ देर बाद वो सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वे वहां पहुंचकर देखते हैं तो वहां पहले से ही 2 गाड़ियां खड़ी होती हैं। ये वही गाड़ियां थी जिनसे पुराने ऑफिसर यहां राउंड के लिए आए हुए थे। वहां के हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यहां कुछ हुआ ही नहीं हो। अनीता तेज की तरफ देखकर पूछती है, क्या तुम अभी बाहर जाना चाहोगे? ये सुनते जवाब देता है, अभी नहीं। अनीता तेज की बात सुनकर ज्यादा कुछ नहीं बोलती है, बस अपने सर को हाँ में हिलाकर गाड़ी से उतर जाती है और आगे जाकर बाकी 2 गाड़ियों का इंस्पेक्शन करने लगती है। तभी अनीता के ब्लूटूथ पर एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी बाई और की झाड़ियों में कुछ है, मगर तुम नॉर्मल बिहेवियर रहो। अनीता के अलावा यह आवाज मेजर कुलदीप और राघव के कानों में भी गई थी। राघव जैसे आवाज सुनता है वो पीछे मुड़कर गाड़ी की तरफ देखता है मगर वहां कोई नहीं होता है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तब अनीता धीरे से कहती है, ये उसके काम करने का तरीका है, तुम अपना काम करो। ये बात सुन मेजर कुलदीप और राघव भी अपने काम में लग जाते हैं। वे सभी गाड़ियों की तलाशी लेते हैं। काफी देर तक तलाशी लेने के बाद भी वहां पर उन्हें कुछ भी अजीब नहीं दिखता है, मगर उन्हें हैरानी तब होती है जब वे पहले वैन के अंदर देखते हैं। अंदर एक कटा हुआ हाथ होता है जो कि देखने में ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी लड़की का है। अनीता को ये देखकर हैरानी होती है क्योंकि पिछली बार जो इंस्पेक्शंस की रिपोर्ट गई थी उसके अनुसार यह कटा हुआ हाथ यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। दरअसल पिछली बार हुआ ये था कि जो इन्फेक्शन के लिए आई थी वो गायब होने से पहले अपना रिपोर्ट सेंड कर चुकी थी। अनीता अपने ब्लूटूथ पर एक अंगुली रखते हुए बोलती है, सर हमें कुछ मिला है, मगर ब्लूटूथ तेज की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आती है। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद अनीता वैन से बाहर निकलती है। तभी सामने की झाड़ियों से एक बड़ा सा लाल रंग का भेड़िया तेजी से अनीता की ओर छलांग मारता है। ये देख अनीता बिल्कुल ही शॉक हो जाती है, जिसके कारण वो जवाबी में कुछ नहीं कर पाती है और वही चुपचाप मूर्ति बनकर खड़ी रहती। जैसे ही वो भेड़िया अनीता के पास पहुंचता है तभी एक पतली सी सफेद रंग की रोशनी उस भेड़िया की गर्दन के आर पार हो जाती है और उस भेड़िए का शरीर वही गिर जाता है, बल्कि इसका कटा हुआ सिर ठीक अनीता के बगल में आकर गाड़ी से टकराकर नीचे गिर जाता है। अनीता जो अब तक शॉक के कारण अपनी आंखें बंद कर चुकी थी वो जल्दी से अपनी आंखें खोल दी है और देखती है उसको पैरों के पास उस भेड़िए का कटा हुआ सिर में जो कुछ देर पहले उसके ऊपर हमला करने वाला था। तभी अनीता उस ओर देखती है जिस ओर से वो सफेद रंग की रोशनी चमकी थी। वो देखती है उसके बगल में एक इंसान खड़ा होता है। उसके लंबे बाल उसके गंदे तक आ रहे होते थे। उसके चेहरे पर एक सुनहरा मास्क लगा होता है जिससे सिर्फ उसके आंखों के ऊपर वाले हिस्से दिखाई दे रहे थे। उसने अपने शरीर पर एक काले रंग का कवच पहना हुआ था। उसकी गहरी काली आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मैं मानो पूरी दुनिया उसमें समाहित हो गई है। अगर कोई एक पल के लिए भी उसकी काली आंखों में देख ले तो वो उसी में खोया रह जाए और उसके चेहरे से कभी अपनी नजर ही नहीं हटाए। काले रंग के कवच के ऊपर एक लाल रंग का कमरबंद बंधा हुआ था जिसमें एक तलवार की खाली म्यान पड़ी हुई थी और उसके हाथों में एक सफेद चमचमाती तलवार जिसका हैंडल काले रंग का था। उस तलवार से अभी भी खून की कुछ बूंदें टपक रही थी, मगर यह क्या जैसे है अनीता उस तलवार की ओर देखती है वो तलवार उस खून की एक एक बूंद को किसी रूही की तरह सोख लेता है जो उस तलवार से लगा हुआ था। खुद की आखिरी बूंद तक सूख लेने के बाद वो तलवार ऐसे दिखने लगती है जैसे कि वो तलवार कभी आज तक इस्तेमाल की ही नहीं की गई हो। अनीता तेज को इस रूप में देखकर एक पल के लिए चौंक से जाती है क्योंकि तेज ने आज तक जितने भी मिलिट्री के मिशंस किए थे उनमें से किसी में भी तेज इस रूप में कभी भी सामने नहीं आया था।
हर बार केवल अपने तलवार के साथ में ही दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता था। तेज का ये रूप देखकर एक पल के लिए अनीता भी हैरत में पड़ जाती है। तभी उसके कानों में एक गंभीर सी आवाज आती है। तुम ठीक हो? तेज अनीता के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछता है। इससे पहले अनीत कुछ जवाब देती, उन्हें दूर किसी भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी तेज अपने माथे पर शिकन लाते हुए बोलता है, इस बार लगता है हमारे दुश्मन कोई इंसान नहीं है। और फिर अनीता की ओर देखते हुए बोलता है, अपने हथियार तैयार कर लो। अब तक गाड़ी के दूसरी ओर खड़े मेजर कुलदीप और उनके असिस्टेंट राघव भी आगे की ओर आ जाते हैं। एक पल के लिए तो तेज को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर अपना होश संभालते हुए वे अपनी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। तभी तेज को अपनी दाईं ओर कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण वो उस ओर देखता है। किसी आम इंसान के मुकाबले तेज कई गुना ज्यादा दूरी तक बिल्कुल साफ देख और सुन सकता था। इसलिए तेज को पहले ही पता चल जाता है कि उनके दाईं ओर से भेड़ियों की पूरी फौज ही आ रही है। ये देखते तेज पीछे मुड़ता है और अनीता और मेजर कुलदीप को देखते हुए बोलता है, अभी के अभी गाड़ी में चले जाओ और अगर मैं घायल हो जाऊं तो भी गाड़ी से बाहर मत आना, वापस चले जाना और इस मिशन को भी भूल जाना। तेज की बात सुनकर मेजर कुलदीप और अनीता दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर मेजर कुलदीप तेज से हैरानी भरे भाव में पूछते हैं, आखिर हो क्या रहा है? मगर तेज मेजर कुलदीप को बिना कोई जवाब दिया पीछे मुड़ता है और अपनी तलवार जो उसके हाथों में थी उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। वे लोग अभी जिस जगह खड़े थे वहां एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ दालान थी। अभी अनीता तेज से कुछ पूछना ही वाली होती है कि वो देखती है तेज तेजी से पहाड़ की ऊंचाई की ओर दौड़ते हुए चला जाता है। तभी अनीता को तेज के आगे से आते हुए कई सारे भेड़िए दिखाई देते हैं, जिनकी आंखों से ही दरिंदगी झलक रही थी। एक पल के लिए उन भेड़ियों के झुंड को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर अगले ही पल वो बंदूक उठाती है और तेज के आगे से आ रहे हैं उन भाइयों के ऊपर फायर करने लगती है। अनीता साथ देते हुए मेजर कुलदीप और उनका असिस्टेंट राघव भी फायर करने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि उनकी गोलियों से डरकर भेड़िए आगे की ओर नहीं आएंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी उन भेड़ियों पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये देख अनीता, कुलदीप और राघव तीनों हैरान रह जाते हैं। फिर वह देखते हैं जैसे ही एक भेड़िया तेज के पास से गुजरता है, तेज लंबी छलांग लगाता है और भेड़िए के ऊपर से उसके पीछे पहुंच जाता है और जो भेड़िया आगे की ओर आ रहा था उसका पूरा शरीर दो टुकड़ों में कटकर वहीं गिर जाता है। ये देख अनीता समझ जाती है कि तेज ने उन्हें वापस गाड़ी में बैठने के लिए क्यों बोला था। वो गाड़ी की तरफ भागते हुए मेजर कुलदीप और राघव की ओर देखती है और बोलती है, जल्दी गाड़ी में बैठो। अनीता की बात मेजर कुलदीप और राघव जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और गाड़ी की खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगते हैं। तेज एक के बाद एक भेड़ियों के सर के टुकड़े किए जा रहा था, मनो वो किसी खेत में टहलते हुए गाजर मूली काट रहा हो। देखते ही देखते वहां भेड़ियों की लाशों के ढेर लग जाती है, मगर फिर भी और भेड़िए आना कम नहीं होते हैं। कुछ ही देर में मेजर कुलदीप देखते हैं कि कुछ भेड़िया उनकी गाड़ी की ओर भी बढ़ रहे हैं और उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर रहे हैं। ये देख वह अनीता और राघव के साथ मिलकर उन भेड़ियों के ऊपर बंदूक से फायर करते हैं, मगर उन भाइयों के ऊपर उन बंदूक की गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, मानो गोलियां किसी लोहे की दीवार से टकराकर वहीं गिर जा रही हो। तभी किसी टाइगर की जोर से दहाड़ने की आवाज आती है। दहाड़ की आवाज सुनते ही सभी भेड़िए चुपचाप अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं और पहाड़ की ऊंचाई की ओर देखने लगते हैं। आवाज को सुनकर तेज पर हमला कर रहे भेड़िए भी रुक जाते हैं। ये देख तेज खुद भी रुक जाता है। कुछ ही देर में पहाड़ की ऊंचाई पर एक व्हाइट टाइगर दिखाई देती है। जैसे जैसे को व्हाइट टाइगर पहाड़ी से नीचे की ओर आ रही थी, वहां आसपास खड़े सभी भेड़िए उसके लिए रास्ता बनाते जा रहे थे। उस व्हाइट टाइगर को अपनी ओर आते हुए देखकर तेज अपने ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए अनीता से बोलता है, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलो, मैं बाद में तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तेज की बात सुनते ही राघव, जो कि ड्राइवर की सीट पर बैठा होता है, वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है और उसको फुल स्पीड में वहां से निकालने लगता है। ये देख वो व्हाइट टाइगर, जो अब तक तेज की तरफ बढ़ रही थी, एक जोर की दहाड़ मारती है, जिसे सुनते ही गाड़ी के पास खड़े भेड़िए कुछ गाड़ी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने के कारण सभी भेड़िए गाड़ी से टकराकर आसपास गिर जाते हैं। ये देख अनीता और मेजर कुलदीप राहत की सांस लेते हैं कि तभी एक भेड़िया गाड़ी के कांच को छोड़कर उस पर लटक जाता है और वो गाड़ी के अंदर कुलदीप को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही वो भेड़िया मेजर कुलदीप के गले को पकड़ने के लिए अपना मुंह खोलता है, अनीता मेजर कुलदीप पास ही रखे एक बैग को उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है। बैग काफी भारी होने के कारण वो भेड़िया उस बैग के साथ ही नीचे गिर जाता है और वे सभी वहां से निकल जाते हैं। इधर दूसरी ओर तेज चारों तरफ से उन भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ था। तभी उनके बीच से निकलते हुए व्हाइट टाइगर तेज के सामने आती है। तेज चारों तरफ से भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ था। तभी उन भेड़ियों के झुंड के बीच वो व्हाइट टाइगर निकलकर बाहर आती है और तेज की तरफ देखते हुए घुर्राते हुए इंसान की आवाज में बोलती है, आखिर तुम इंसानों के पास इतनी ताकत कहां से आ गई कि तुम हमारा सामना कर सकते हो? उस व्हाइट टाइगर को इंसानों की भाषा में बात करते हुए देखकर तेज एक पल के लिए भौचक्का रह जाता है, लेकिन फिर अपने माथे पर शिकन लाते हुए उस व्हाइट टाइगर से पूछता है, आखिर हो कौन तुम? जिसके जवाब में व्हाइट टाइगर हंसती है, हा हा हा, और हंसते हुए जवाब देती है, मैं तुम्हारी मौत हूं।
इतना बोल वो व्हाइट टाइगर तेज की तरफ छलांग लगा देती है। वो व्हाइट टाइगर इतनी तेज थी कि तेज के तलवार उठाने से पहले ही उसके बाजू पर एक पंजे का निशान आ जाता है। अपने बाजू को जख्मी देख तेज की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो अपनी तलवार पर अपनी पकड़ और मजबूत करता है और उस व्हाइट टाइगर की तरफ छलांग लगा देता है। ऐसे ही दोनों में काफी देर तक भिड़ंत होती रहती है। कभी तेज ऊपर होता तो कभी वो व्हाइट टाइगर। दोनों लड़ते लड़ते भेड़ियों के झुंड से निकलकर पहाड़ी की ऊंचाई से गिरते हुए पहाड़ी की तराई की तरफ चले जाते हैं। मगर फिर भी गिरने के क्रम में भी उनकी लड़ाई जारी रहती है। काफी देर तक लड़ने के बाद दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, मगर फिर भी उनकी लड़ाई नहीं रुकती है। तभी तेज के कानों में उस व्हाइट टाइगर की आवाज जाती है, यह नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, कोई इंसान हमारे जितना ताकतवर कैसे हो सकता है। इस पर तेज हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे जितना, और हंसते हुए अपने बाएं हाथ के अंगूठे को अपनी दाहिनी हाथ में पकड़े हुए तलवार के ऊपर घुमाता है, जिससे उसका अंगूठा कट जाता है और अपने अंगूठे में से 2 बूंद खून उस तलवार के हथेली के ऊपर बने एक शेर के निशान पे टपका देता है। जैसे ही तेज अपने अंगूठे से निकली 2 बूंद खून उस निशान पर टकराती है, उस तलवार से चमकदार रोशनी निकलती है जो तेज को चारों तरफ से घेर लेती है। कुछ ही देर बाद तेज की पूरा शरीर चमकने लगता है। यह नजारा देखने में ऐसा लगता है मानो जैसे आसमान से कोई देव धरती पर उतर आए हो। ये सब देख वो व्हाइट टाइगर समझ जाती है कि वो तेज का मुकाबला नहीं कर सकती है, इसलिए वो वहां से भागने की सोचती है। लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने को होती है, तेज अपने हाथों में लिए हुए तलवार को उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे देख वो व्हाइट टाइगर उस तलवार से बचने के लिए कुछ करती उससे पहले ही वो तलवार आकार में बहुत ज्यादा बड़ी होकर उस व्हाइट टाइगर के ऊपर गिर जाती है, जिसके कारण वो व्हाइट टाइगर उस तलवार के नीचे दब जाती है। वो उस तलवार के नीचे से निकलने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम होती है। तभी उसके सामने तेज आता है और उसके सामने बैठते हुए बोलता है, आखिर आखिर हो क्या तुम। तेज की सवाल को सुनकर वो व्हाइट टाइगर कुछ भी जवाब नहीं देती है। तभी तेज अपना एक हाथ उस तलवार के ऊपर रखता है जो व्हाइट टाइगर के ऊपर थी। हाथ रखते हैं वो तलवार व्हाइट टाइगर के ऊपर और वजन डालने लगता है, जिसके कारण वो व्हाइट टाइगर दर्द से चीख पड़ती है। फिर वो तेज की तरफ देखते हुए बोलती है, मेरा नाम हसिका है, मैं आधी असुर और आधी जानवर, जिसके कारण किसी भी असुर, जानवर और इंसान से ज्यादा ताकतवर हूँ। ये सुन तेज थोड़ी सी हैरानी के साथ बोलता है, तो हसिका, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इस जंगल में इन भेड़ियों के साथ में क्या कर रही हो। इस पर हसिका जवाब देती है, हम यहाँ एक अग्नि फल की तलाश में आए हुए थे, मगर जैसे ही हम यहाँ आए हमने देखा कि कुछ लोग हमारे अग्नि फल की तरफ बढ़ रहे थे, इसीलिए हमने उन्हें उस फल तक पहुंचने से पहले ही रास्ते से भटकाकर उन्हें अपनी कैद में कैद कर लिया। हसिका की बात सुनते ही फिर से पूछता है, कैद कर लिया है मतलब अभी जिंदा है। अंशिका कराहते हुए बोलती है, हाँ वे सभी अभी जिंदा है। तेज फिर से पूछता है, और उस गाड़ी में कटा हुआ हाथ। इस पर हंसिका जवाब देती है, वो उसी लड़की का है जिसे हमने कैद किया, क्या हुआ है। काफी देर तक सवाल जवाब के बाद वो व्हाइट टाइगर समझ जाती है कि वो तेज की तरफ से बाहर नहीं निकल सकती है, इसीलिए वह हार मानते हुए बोलती है, मुझे यहाँ से निकलने दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, और इसके साथ ही मैं उन लोगों तक भी तुम्हें पहुंचा दूंगी जिन्हें मैंने कैद कर रखा है। तेज थोड़ा सा सोचते हुए जवाब देता है, आइडिया तो अच्छा है, पर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, क्या पता तुम छूटने के बाद फिर से मुझ पर हमला कर दो। इसीलिए अगर तुम मुझे अपनी आत्मा का एक टुकड़ा दे दो तो मैं तुम पर भरोसा कर लूंगा, क्योंकि तुम अगर उसके बाद चाहोगी तो भी तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगर तुम मुझे धोखा दोगी तो मैं तुम्हारे उस आत्मा के टुकड़े के जरिए तुम दुनिया में कहीं भी हो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और अगर तुम उस आत्मा के मेरे पास होते हुए मुझे मारने की कोशिश की तो भी तुम खत्म हो जाओगी। तेज की बात सुनकर वो व्हाइट टाइगर कुछ देर तक सोचती है, फिर तेज को जवाब देती है, ठीक है, मैं आपको अपनी आत्मा को एक टुकड़ा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तेज हसिका की बात सुनकर उससे पूछता है, शर्त, कैसी शर्त। तुम्हें वादा करना हो कि तुम मेरे इंसान के रूप में आने के बाद मेरा फायदा नहीं उठाओगे। तेज उस हसिका की बात सुनकर हैरानी से पूछता है, क्या तुम अपना रूप बदल सकती हो। इस पर हसिका जवाब देती है, हाँ, मैं अपने आकार को छोटा बड़ा और इंसानी रूप भी धारण कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही रूप धारण कर सकती हूँ जो कि इंसान के रूप में होगा। कई बार लोगों ने मुझे इंसानी रूप में देखकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वादा करो कि जब कभी मैं इंसान के रूप में हूँ तो तुम मेरा फायदा नहीं उठाओगे। हसिका की बात सुनकर तेज थोड़ी देर तक शांत रहता है, फिर उससे वादा करता है, फायदा नहीं उठाएगा। फिर वह अपनी एक उंगली इस व्हाइट टाइगर के सिर के ठीक बीचों बीच रखता है, और वहां से सफेद रंग की किरण को अपनी उंगलियों में दबाए हुए खींचता है और उसे अपने सर के अंदर ले लेता है। जैसे ही तेज उस व्हाइट टाइगर के आत्मा के टुकड़े को अपने अंदर ले लेता है, वो उसे उस तलवार के कैद से आजाद कर देता है। आजाद होते ही वो व्हाइट टाइगर राहत की सांस लेती है और फिर तुरंत अपने बड़े आकार को छोटा करके एक बिल्ली के रूप में आ जाती है, लेकिन इतनी जख्मी थी कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ये देखकर तेज हंसिका के पास जाता है और उसके ऊपर अपना एक हाथ रखते हुए अपनी ऊर्जा को उसके अंदर प्रवाहित करने लगता है। देखते ही देखते कुछ ही देर में हंसिका के सारे घाव भर जाते हैं और वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देख हंसिका भी थोड़ी हैरान हो जाती है और तेज को देखते हुए पूछती है, आखिर आप हैं कौन।
हंसिका की बात सुनकर तेज मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखता है और कहता है, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ तुम्हारा मालिक हूं और कुछ तुम्हें जान की जरूरत नहीं है। तेज की बात सुनकर हंसिका बड़ी ही मासूमियत से अपना सर नीचे कर लेती है और खुद से ही बातें करने लगती है। इससे तो अच्छा होता कि मैं कभी हार मानती ही नहीं और मौत के मुंह में चली जाती। कम से कम मुझे ये तो नहीं सुनना पड़ता कि तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हंसिका को लग रहा था कि उसकी बातें तेज नहीं सुन पा रहा होगा। तभी तेज उसे मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे तुम मुझे चाहो तो आर्य कहकर बुला सकती हो। हंसिका तेज की बात सुनकर अपने मन में सोचने लगती है, आर्य मतलब अच्छे हृदय वाला या आस्तिक अच्छा ही है, मालिक कहकर बुलाने से तो अच्छा ही है। हंसिका एक लंबी छलांग लगाती है और फिर से कंधे पर जाकर बैठ जाती है और फिर तेज के कानों के पास अपना सर रखते हुए बोलती है, तो आर्य अब हम कहाँ जा रहे हैं? तेज हंसिका ऐसी हरकतें देख मन ही मन सोचता है, इसने तो कहा था कि यह मेरी दासी बनेगी और मेरी सारी बातें मानेगी और अब यह मेरी ही सवारी करना चाहती है। पे छोटी ई की मात्रा डब्ल्यू रोज की तरफ देखते हुए तेज कहता है, ठीक है, चलो पहले हम उन लोगों को छुड़ाते हैं जिन्हें तुमने कैद करके रखा हुआ है। तेज की बात सुनकर हंसिका उसे रास्ता दिखाने लगती है और फिर तेज और हंसिका उन्हें छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में तेज से पूछता है, तुमने कहा था कि तुम 3 साल पहले ही किसी मूर्ति से जिंदा हुई हो, तो उससे पहले तुम करती थी और तुम्हें मूर्ति में क्यों डाला गया था? तेज की बात सुनकर हंसिका कुछ परेशान सी हो जाती है, लेकिन फिर वो जवाब देने लगती है, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कब से यहाँ इस जंगल में उस पत्थर की मूर्त में थी, पर उससे पहले का कुछ कुछ मुझे याद है। मुझे इतना पता है कि मैं किसी ऋषि के यहाँ रहती थी, जिन्होंने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया हुआ था। मुझे रूप बदलने की कला भी उन्होंने ही सिखाया थी, लेकिन उन्होंने एक मुझे शर्त दी थी कि मैं कभी भी अपनी शक्तियों का उपयोग किसी बुरे काम में इस्तेमाल नहीं करूंगी। लेकिन फिर एक दिन मैंने गुस्से में आकर कुछ लोगों को जान से मार दिया था। इसके बाद उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था। तभी से मैं उस पत्थर में मूर्ति में कैद थी और अभी जब 3 साल पहले ही मैं वापस जिंदा हुई तो मैंने खुद को भेड़ियों के बस्ती के पास पाया। लेकिन शुक्र है कि मेरे जिंदा होने के साथ ही मेरी शक्तियां भी वापस आ गई, भले ही पूरी ना सही लेकिन कुछ तो आ ही गई, जिनकी मदद से मैंने उन भेड़ियों को अपना गुलाम बनाया था। तभी तेज हंसिका को रोकते हुए पूछता है, बनाया था मतलब अब वो तुम्हारे गुलाम नहीं है? इस पर हंसिका जवाब देती है, हाँ, जब आपने मेरी आत्मा का एक टुकड़ा मेरे शरीर से अलग किया तभी वे सभी मेरे कैद से भी आजाद हो गए और अब वे कहाँ होंगे ये तो मुझे भी पता नहीं है। तेज हंसिका की ऐसी बात सुनकर हैरान हो जाता है और जल्दी से उस तरफ भागने लगता है जिस तरफ हंसिका ने बताया था कि उसने बाकियों को कैद करके रखा हुआ है। जैसे ही हंसिका और तेज वहां पहुंचते हैं वह देखते हैं कि भेड़िए किसी पिंजरे को बाहर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चारों तरफ से उस पिंजरे को घेर रखा था। ये देखते ही तेज हंसिका से कहता है, भगाओ उन्हें। तेज की बात सुनकर हंसिका जल्दी से तेज के कंधे से छलांग लगाती है और जमीन पर पहुंचने से पहले ही व्हाइट टाइगर के रूप में बदल जाती है। फिर एक जोरदार दहाड़ लगाती है। दहाड़ सुनते हैं सभी भेड़िए वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। ये देख तेज एक राहत की सांस लेता है और हंसिका को वापस बिल्ली के रूप में आने के लिए बोलता है। जैसे ही हंसिका वापस बिल्ली के रूप आ जाती है उसे वहीं झाड़ियों के पास रुकने को बोल तेज आगे चला जाता है। आगे जाकर वो पिंजरे में देखता है तो वहां पिंजरे में कैप्टन कार्तिक और सीनियर ऑफिसर सहित बाकी सभी ऑफिसर वही कैद थे। पास ही कोने में सोनम बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, जिसका एक हाथ कटा हुआ था। वही बाकी सभी लोग सही सलामत हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सभी नशे में चूर हो। ये देख एक बार फिर से हंसिका की ओर देखता है। इस पर हंसिका अपना सिर छुपाते हुए झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। तेज उसके बाद पिंजरा तोड़ता है और उन सभी लोगों को बाहर निकालता है। फिर हंसिका को बाहर आने के लिए बोलता है। जब हंसिका झाड़ियों के पीछे से बाहर आती है तो तेज उससे पूछता है, ये सभी नशे में क्यों है? इस पर हंसिका जवाब देती है, हम नहीं चाहते थे कि इन सभी को हमारे उस फल के बारे में कुछ भी पता चले, इसीलिए हमने इन्हें नशीली घास सुंघा दी है। यह उसी का असर है। इसका असर लगभग 1 दिन में समाप्त हो जाएगा। हंसिका की यह बात सुनकर तेज थोड़ी राहत की सांस लेता है। तभी उसकी नजर पिंजरे के अंदर ही पड़े हुए सोनम पर पड़ती है। वह देखता है सोनम की एक हाथ भले ही कटी हो मगर फिर भी उसके हाथों से जरा सा भी खून नहीं निकल रहा था। ये देख तेज सोनम की तरफ इशारा करते हुए हंसिका से पूछता है, और इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? इस पर हंसिका सोनम को देखते हुए बोलती है, हमें अपना डर बनाने के लिए किसी की तो जरूरत थी ही, और ये लड़की ऐसी थी जो सबसे पहले भागने की कोशिश की थी। इसीलिए हमने इसका एक हाथ काट दिया और जंगल की औषधियों से इसके हाथ पर लेप लगा दिया ताकि इसके हाथों से ज्यादा खून न बहे। तेज हंसिका की सूझबूझ और समझदारी देखकर बिल्कुल हैरान था। वो अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने हंसिका को मारा नहीं बल्कि उसे अपना पालतू बना लिया। फिर वह हंसिका से बोला, अब हम इन्हें वापस कैसे ले जाए? हमें किसी न किसी तरह से तो इन्हें गाड़ी के पास तक ले जाना ही पड़ेगा। तेज की यह बात सुन हंसिका गर्व से अपना सर उठाते हुए जवाब देती है, क्या आर्य आप भूल रहे हैं कि मैं अपना आकार बढ़ा भी सकती हूँ और घटा ले सकती हूँ? इतना कहते हुए हंसिका अपना आकार बढ़ाने लगती है। देखते हुए एक हाथी के साइज की हो जाती है।
तेज हंसिका के इस रूप को देखकर एक राहत की सांस लेता है। फिर जंगल की बेलों को काटकर एक लंबी रस्सी बनाता है और उनसे सभी लोगों को बांधकर हंसिका के ऊपर रख देता है। इसी बीच दूसरी ओर शहर के बाहरी इलाके और जंगल के बाहर एक गाड़ी लगी हुई थी। वहां गाड़ी के बाहर अनीता अपने कम्युनिकेटर पर बार बार एक ही बात बोल रही थी। सर, कैन यू हियर मी? सर, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? मगर कम्युनिकेटर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। देखते ही देखते शाम हो गई थी, मगर फिर भी तेज का कुछ अता पता नहीं था। कुछ ही देर में रात हो जाती है। चांद की रोशनी ऐसी पड़ रही थी मानो अभी अभी सुबह होने वाली हो। तभी उन्हें जंगल से के अंदर से सड़क के बीचों बीच कोई आता हुआ दिखाई देता है। उसके हाथों में रखी तलवार चमक रही थी। उसका कवच ऐसा लग रहा था जैसे रात के अंधेरे में मैं भी सूरज की गर्मी बागर्मी बांट रहा हो। उसके चेहरे पर एक सुनहरे रंग का मास्क लगा हुआ था और उसके कवच के किनारे सिल्वर रंग में चमक रहे थे। मेजर कुलदीप और राघव ये देखते हैं और अनीता को उस तरफ देखने का इशारा करते हैं। अनीता देखते ही यह समझ जाती है कि वो और कोई नहीं बल्कि तेज है, लेकिन जैसे ही वो अपना एक कदम उसकी तरफ जाने के लिए बढ़ाती है, अचानक एक पेड़ रास्ते के बीचों बीच गिर जाता है और तेज उसके पीछे से गायब हो जाता है। अनीता और राघव और मेजर कुलदीप तीनों बड़ी तेजी से उस तरफ भागते हैं, लेकिन वहां जाने पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। फिर जब वे चारों तरफ ढूंढकर वापस गाड़ी के पास आते हैं तो देखते हैं गाड़ी के पास सभी लोग एक रस्सी से बंधे रखे हुए हैं। ये देखकर राघव जल्दी से उनकी ओर बढ़ता है और उनकी सांसें चेक करता है। चेक करने के बाद पता चलता है कि उन सभी की सांसें चल रही होती हैं। ये देख वे सभी राहत की सांस लेते हैं। तभी उन्हें अपनी गाड़ी के ऊपर एक छोटी सी बिल्ली बैठी हुई दिखाई देती है, लेकिन अनीता ये देखकर हैरान हो जाती है। बिल्ली के गले में एक छोटा सा कागज बंधा हुआ था। बिल्ली के गले में कागज बंधा हुआ देख अनिका राघव को उस कागज को लाने के लिए इशारा करती है। इशारा पाते ही राघव उस बिल्ली के पास जाकर उस कागज को लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बिल्ली के पास में जाता है वो बिल्ली उसको काटने के लिए दौड़ती है। ये देख राघव तुरंत पीछे हट जाता है। राघव को पीछे हटते देख वो बिल्ली हंसिका की तरफ देखती है और गाड़ी से उतरकर उसके पैरों के पास जाकर बैठ जाती है। उस बिल्ली को अपने पास आकर बैठते देख अनिका आराम से नीचे बैठती है और उस बिल्ली को उठाकर अपने गोद में ले लेती है। गोद में लेने के बाद वो बिल्ली के गले में बंधे उस छोटे से कागज को गले से निकाल लेती है। फिर वो उस बिल्ली को गोद में लिए ही उसे पने लगती है। उस कागज में लिखा था, मैंने अपने कहे अनुसार अपना 99 मिशन पूरा कर दिया है। इसके बाद एक मिशन मेरा पेंडिंग रहेगा। जब तक कोई क्रिटिकल कंडीशन ना आए तब तक मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मेरे कैंप में का सामान इस पते पर भिजवा देना। इतना पेपर में वो नीचे देखती है, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है। फिर जब वो उस कागज को पलट कर देखती है तो उस पर गोरखपुर के किसी शिव वर्मा का पता लिखा हुआ होता है। जैसे ही अनिता एक बार उस पते को पढ़ लेती है वो पता अपने आप उस कागज से गायब हो जाता है। उसके तुरंत बाद ही उसके गोद में बैठी हुई बिल्ली उसके गोद उछलकर नीचे उतर जाती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। 2 दिन बाद दिल्ली में एक बहुत बड़े होटल के नीचे तेज खड़ा होता है। वहीं उसके पैरों के पास में हंसिका बैठी हुई थी। वो इस वक्त ऐसे बिहेव कर रही थी मानो तेज ने उसे कितना मारा हो, मगर फिर भी उसने इस तरह का चेहरा बनाया जिससे कोई भी उसके क्यूट से चेहरे को देखकर उसे एक पल में ही उसे गोद में उठाकर खिलाने लगेगा। वो तेज के पैरों में अपना सर बार बार रगड़ रही थी, मगर तेज उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ देर ऐसे ही हंसिका की बदमाशियों को बर्दाश्त करने के बाद तेज उसकी ओर गुस्से से देखता है। फिर आत्मिक ऊर्जा के जरिए हंसिका से बात करते हुए बोलता है, चलो अब ये बदमाशी करना बंद करो, चलो हमें अंदर चलना है। क्योंकि तेज ने जब हंसिका के आत्मा का एक टुकड़ा अपने अंदर लिया हुआ था तो उन दोनों की आत्मा आपस में जुड़ गई थी, जिसके बाद अगर वो चाहे तो बिना मुंह खोले एक दूसरे से बातें कर सकते थे। तेज के लिए ये बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि अगर वो लोगों के सामने किसी बिल्ली से बात करता तो लोग उसे पागल समझते। इसीलिए तेज जब भी भीड़भाड़ वाले इलाके या फिर लोगों के बीच होता है तो वो केवल हंसिका से केवल आत्मिक ऊर्जा के जरिए ही बात करता है। तेज की बात सुनकर हंसिका कुछ भी नहीं बोलती है, बस उछलकर तेज की कंधे पर चढ़ बैठ जाती है। हंसिका की ऐसी हरकत देख तेज अफसोस के भाव में अपना सर न हिलाता है। फिर बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। अंदर जाकर वो रिसेप्शन काउंटर पर बैठी लड़की को देखता है और उससे बोलता है, माफ कीजिएगा पर मेरा फोन खो गया है, क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ? वो लड़की बिना कुछ दिए एक बार तेज को ऊपर से नीचे तक देखती है। तेज इस वक्त एक फॉर्मल कपड़े में नॉर्मल पैंट और शर्ट में खड़ा था, पैरों में चप्पल और हाथों में वही एक कड़ा, दूसरे हाथ में एक मोतियों की माला। रिसेप्शनिस्ट उसको देखकर एक अजीब सा एक्सप्रेशन देती है, मगर वो कुछ नहीं बोलती है और पास ही खड़े एक और स्टाफ से बोलती है, सूरज इनकी हेल्प करो। सूरज उस लड़की की बात सुनता है और तेज की तरफ देखता है। वह भी उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखता है। तभी तेज के कंधे पर बैठी हुई हंसिका तेज के कंधे से छलांग लगाकर रिसेप्शन के टेबल पर चढ़ जाती है। फिर वहां खड़ी लड़की के पास जाकर उसके बाजू में अपना सर रगड़ने लगती है। अपने पास उस दिल्ली को ऐसे खेलते देख रिसेप्शन पर खड़ी लड़की खुश हो जाती है और उसे गोद में लेकर खेलने लगती है। तेज शांति से ये सब देखता है मगर कुछ नहीं बोलता है। फिर पास ही खड़ा सूरज अपना मोबाइल निकालकर तेज को दे देता है।
और बोलता है जो भी बात करनी है यही कर लीजिए। पहले तेज कुछ देर एक नंबर को याद करता है, फिर उस मोबाइल में डायल कर देता है। वो कुछ देर तक उधर से कॉल उठाने का इंतजार करता है। कुछ ही देर बाद फोन के उस साइड से किसी मिडिल एज इंसान के बोलने की आवाज आती है, हेलो। इतना सुनते ही तेज बोलता है, मैं इस वक्त रिसेप्शन एरिया में हूं। तेज बस इतना बोल फोन काट देता है। यूं तो तेज का पहनावा बिल्कुल आम था, लेकिन जब वो फोन पर बात कर रहा था तो उसके आसपास खड़े सभी लोगों को उसका ऑरा बिल्कुल एक शाही अंदाज दिखता था। जैसे ही तेज फोन काटकर सूरज को वापस करता है, रिसेप्शन पर रखे टेबल पर का फोन बजता है। फोन बजता देख रिसेप्शन पर खड़ी लड़की उस बिल्ली को टेबल पर रखती है और फोन उठाती है। वो ऑफिस का रेड कॉल था, जिस पर सिर्फ ऑफिस के हेड ही कॉल कर सकते हैं। रिसेप्शन वाली लड़की जैसे ही वो कॉल उठाती है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह हैरानी के साथ तेज को देखने लगती है और फिर ऑक्सर बोल फोन रखकर तेज से कहती है, सर आप प्लीज थोड़ी देर बैठिए, हमारे सर आ ही रहे हैं। लेकिन तेज उसे कुछ जवाब नहीं देता है, वो चुपचाप खड़ा रहता है। कुछ ही देर में हॉल में सबसे किनारे की एक लिफ्ट खुलती है। लिफ्ट के खुलते ही उसके अंदर से एक लगभग 40 से 45 साल का एक इंसान बाहर निकलता है। बाहर आते ही वो इंसान तेज के पास आता है। तेज के सामने जाकर बड़े ही आदर के साथ अपना सर झुकाकर उसे ग्रिड करता है। फिर उसे अपने साथ ऑफिस में चलने के लिए बोलता है। आदमी की बात सुनते ही तेज टेबल पर बैठी हंसिका की तरफ देखता है। हंसिका तेज का इशारा समझ जाती है और वह भी टेबल से उतरकर तेज के पीछे पीछे जाने लगती है। जैसे ही वो लोग लिफ्ट में चले जाते हैं, उस लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा बंद होते ही बाहर एक हलचल सी मच जाती है। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से सूरज पूछता है, लैला आखिर ये है कौन जिसे लेने के लिए खुद हमारे बॉस यहाँ आए थे? लैला जवाब देती है, पता नहीं। जब सर ने कॉल किया तो बस इतना बोला कि उनका अच्छे से ख्याल रखो, मैं अभी आ रहा हूँ, और चेतावनी भी दी कि हम गलती से भी उन्हें नाराज ना करें। दूसरी ओर बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही सामने एक लंबी सी गैलरी होती है। गैलरी के आखिर में दो दरवाजे आमने सामने होते हैं। वो मिडिल एज इंसान के आखिर में जाकर राइट साइड वाले दरवाजे को खोलता है। फिर तेज को अंदर आने का इशारा करता है। अंदर आते तेज देखता है कि वो कमरा एक आलीशान ऑफिस होता है। तेज बिना किसी भाव के उस आदमी की तरफ देखता है, फिर आगे बढ़ते हुए उस ऑफिस में बने हुए टेबल के बॉस वाले चेयर पर बैठ जाता है। ये देख वह इंसान जल्दी से तेज के सामने जाकर बैठ जाता है और तेज की तरफ देखते हुए बड़ी शालीनता से कहता है, रवि सर आप अचानक। उस आदमी ने अभी इतना ही बोला था कि तेज उसकी ओर नजरें तिखी करके देखते हुए बोलता है, क्यों, मुझे यहाँ आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? ये बात सुनते ही वो इंसान जिसका नाम गौरव सिंह था, वो बोलता है, कैसी बात कर रहे हैं सर, ये तो आपका ही होटल है। हम ठहरे इस होटल में काम करने वाले मामूली से एम्प्लॉय। हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम आपको आपके ही होटल में आने से रोके। बस वो आप यो अचानक से आ गए तो हम भी थोड़े से हैरान परेशान हो गए। मैं तो ये बोल रहा था कि अगर हमें पता होता कि आप आ रहे हैं तो हमने आपके स्वागत के लिए कुछ तैयारियां की होती। गौरव सिंह की बात सुनकर तेज उसकी तरफ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखता है, फिर बोलता है, चापलूसी करना बंद करो और यह बताओ घर के क्या हालात हैं। तेज का सवाल सुनते ही गौरव सिंह थोड़ा सा चेहरे पर परेशानी लाते हुए बोलता है, सर बाकी सब तो ठीक है। आपके कहे अनुसार हम हर महीने उन्हें किसी न किसी बहाने से 40,000 रुपये भिजवा देते हैं। इसके साथ ही हमने आपके भाई की भी अच्छी सी कंपनी में जॉब लगा दी है, जो कि अच्छी खासी सैलरी कमा लेता है। गौरव सिंह की इतनी बात सुनकर तेज उससे पूछता है, जब तक सब कुछ ठीक है तो परेशानी क्या है? इस पर गौरव सिंह थोड़ा सा मायूस होते हुए बोलता है, सर लेकिन आपके माता पिता आपके लापता होने की खबर सुनने के बाद से थोड़े से उदास रहने लगे हैं और हर महीने पुलिस स्टेशन में जाकर आपकी खोज खबर के बारे में पूछताछ करते हैं। ऊपर से घर का इलाका थोड़ा सा पहाड़ी और जंगली एरिया होने की वजह से वहां नक्सलवादियों का खतरा ज्यादा बढ़ गया है, जो कभी भी आ सकते हैं। इसलिए हम खुले तौर पर उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि आपके परिवार का बैकग्राउंड बड़ा है तो कहीं उनके पीछे ना पड़ जाए, इसीलिए हम थोड़ा सा डरते भी हैं। गौरव की सिंह की बात सुनते ही तेज अपना सर कुर्सी के ऊपर टिका देता है और ऊपर की ओर देखते हुए कुछ सोचने लगता है। कुछ देर तक ऐसे ही कुछ सोचने के बाद वो अपनी कुर्सी उठता है, फिर सामने कांच की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। खिड़की से बाहर की ओर का नजारा देखते हुए वो गौरव सिंह से बोलता है, लगता है कि अब मेरे घर जाने का वक्त आ गया है। तेज 2 दिनों बाद घर वापस जाने वाला था। इस बीच वो दिल्ली में ही 2 दिनों तक अपने होटल में ही रुकने वाला था। गौरव सिंह से बात करने के बाद तेज ऑफिस के सामने वाले रूम में चला गया था। अगले 2 दिनों तक के लिए वो उसी रूम में रहने वाला था। पूरा दिन रूम में सोने के बाद शाम को जब किसी चीज के टूटने की आवाज आए तो तेज नींद खुल गई। तेज ने जब उठकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। वो कुछ सोचता उससे पहले ही उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। शायद कोई नहा रहा था। तेज को थोड़ी सी हैरानी होती है क्योंकि जब वो कमरे में आया था तो कमरे में उसके और हंसिका के अलावा और कोई नहीं था। तेज कमरे में चारों ओर देखता है, फिर वो कुछ सोचते हुए बाथरूम के पास जाकर दरवाजे पर नॉक करके पूछता है, कौन है?
तो बाथरूम से कुछ आवाज नहीं आती है। तेज थोड़ी देर रुकता है और फिर पूछता है, क्या कोई अंदर है? लेकिन कुछ देर तक अंदर से आवाज नहीं आई तो तेज दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ दरवाजे पर रखता है। लेकिन जैसे ही तेज दरवाजा खोलने वाला होता है, कोई और उस तरफ से दरवाजा खोल देता है। दरवाजा हल्का सा खोलकर उसमें से एक 19 से 20 साल की लड़की बाहर देखती है और बोलती है, क्या हुआ आर्य, आपको कुछ काम था? उस लड़की का को देख तेज एक पल के लिए तो जम सा गया था। उसका सिर्फ चेहरा ही दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी परी जैसी लग रही थी। उसने अपना पूरा शरीर बाथरोब से ढका हुआ था। फिर जब तेज ने उस लड़की के मुंह से खुद को आर्य बुलाते हुए सुनता है, तो वह चौंकते हुए पूछता है, हंसिका? तेज की बात सुन हंसिका एक प्यारी सी आवाज में बोलती, हाँ, मैं काफी वक्त नहाई नहीं थी और जब मैंने बाथरूम देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। हंसिका की बातें सुनकर तेज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। कुछ देर रुकने के बाद वो बोलता है, ठीक है, मुझे लगा कोई और है। फिर बाहर जाने के लिए मुड़ता है। तभी फिर उसे हंसिका की आवाज सुनाई देती है, आर्य। ये सुन तेज पीछे मुड़ता है तो हंसिका उसे देखते हुए बोलती है, आर्य, क्या आप मेरे लिए कुछ कपड़े ला सकते हैं? ये सुन तेज रूखे आवाज में पूछता है, क्या तुम अब इंसानी रूप में ही रहने वाली हो? तेज की आवाज में रूखेपन को महसूस करते हुए हंसिका बड़ी ही मासूमियत के साथ जवाब देती है, नहीं, पर जब तक मैं इस कमरे में हूं तब तक तो रह ही सकती हूं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूं कि मुझे सामाजिक ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती हूं। फिर कुछ सोचते हुए तेज जवाब देता है, ठीक है, मैं जब तक तुम्हारे कपड़े लेकर आ रहा हूं तब तक क्या तुम कमरे की सफाई कर दोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि रूम में कोई रूम सर्विस आए। तेज की बात सुन हंसिका अपनी नजरें उठाकर चारों तरफ रूम में देखती है, क्योंकि जब तक तेज सोया था तब तक हंसिका ने रूम में काफी गंदगी मचा दी थी, कई चीजें तो तोड़ भी दी थी। तेज की बात सुनकर हंसिका हाँ में सर हिला देती है और फिर बोलती है, आप चिंता मत कीजिए आर्या, मैं बिल्कुल साफ कर दूंगी, आपको इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हंसिका की ऐसी बड़ी ई बातें सुन तेज नामे सर हिलाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर वो अपने ऑफिस में जाता है जहां गौरव सिंह कुछ डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा था। गौरव सिंह तेज को आते देख तुरंत अपने सीट से खड़ा होकर तेज से बोलता है, सर आप मुझे बुला लिए होते। ये सुन तेज गौरव सिंह से बोलता है, मुझे बाहर कुछ कपड़े खरीदने जाना था, क्या तुम किसी को भेज सकते हो जो आसपास के एरिया को अच्छे से जानता हो? तेज की बात सुनकर गौरव सिंह जवाब देता है, जी सर, मैं अभी आपके पर्सनल असिस्टेंट को आपके साथ भेज देता हूँ, आप रिसेप्शन पर पहुंचिए है, आपकी पर्सनल असिस्टेंट वहीं पर आपको मिलेगी और हाँ, उसका नाम रिया है। तेज गौरव सिंह की बात को सुनकर बिना कोई जवाब दिए ऑफिस से निकल जाता है। फिर लिफ्ट से नीचे जाने लगता है। अभी लिफ्ट नीचे जा ही रही होती है कि तभी तेज देखता है लिफ्ट 2 फ्लोर नीचे जाकर ही रुक गई। दरवाजा फिर से खुलता है और एक लड़की ऑफिस सूट में लिफ्ट में एंटर करती है। उसे अंदाजा नहीं होता है कि लिफ्ट में कोई और भी खड़ा है, क्योंकि तेज भी लिफ्ट के कोने में चुपचाप आराम से अपने हाथों को मोड़ खड़ा था। वो लड़की लिफ्ट में आती है और आते ही ग्राउंड फ्लोर का बटन टैप कर देती है। फिर अपने हाथों में दोनों हाथों में लिए हुए डॉक्यूमेंट को एक हाथ में रखती है और अपने कानों के नीचे दबाए हुए फोन को अपने हाथ से पकड़ देती है। इस पूरे समय उसके बाल खुले होने के कारण तेज उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने लिफ्ट में एंटर किया था, उसी के साथ एक प्यारी सी मनमोहक खुशबू भी पूरे लिफ्ट में फैल गई थी, जिसके कारण तेज को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, मनो ये खुशबू उसने पहले भी कब सुना हो, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कहाँ। तभी उसका ध्यान उस लड़की के फोन पर बात कर रह रही आवाजों पर जाता है। उसे लगता है कि उसने ये आवाज भी कहीं सुनी हुई है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ। वो लड़की बोलती है, हाँ यार, मुझे पता है कि मुझे दिल्ली में शिफ्ट हुए आज पूरे 3 साल हो चुके हैं और 2.5 साल से तो मैं ये जॉब भी कर रही हूँ, फिर भी मुझे अपने बॉस उसका चेहरा तक नहीं पता है। मैं ऐसी पर्सनल असिस्टेंट हूँ जिसने आज तक अपने बॉस का चेहरा ही नहीं देखा है। मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर ये बंदा है कौन जो इतना शर्माता है कि लोगों के सामने आने से ही डरता है। मुझे तो लगता है कि उसकी शादी की सुहागरात में उसकी बीवी ने ही उसका घूंघटा उठाया होगा, क्योंकि ये तो चेहरा अपना किसी को दिखाता नहीं है। बातें करते करते जैसे ही उस लड़की का चेहरा थोड़ा सा मुड़ता है तो तेज उसे देख हैरान हो जाता है। फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है और फिर अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए बोलता है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है तभी रिया को अपने पीछे से एक गंभीर और रूह कंपा देने वाली आवाज सुनाई देती है, उसकी शादी अभी नहीं हुई है। रिया के कानों में जैसे ही ये आवाज सुनाई देती है वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे एक 20 से 22 साल का नौजवान लड़का खड़ा था। उस लड़के ने एक नॉर्मल सी आर्मी टी शर्ट और जींस पहना हुआ था, लेकिन फिर भी उसको देखने से रॉयल वाली फीलिंग आ रही थी। उसका ऑरा इतना प्रभावशाली था कि कोई भी उसकी ओर एक बार देखने भर से ही मनमोहित हो जाए। जब रिया उस लड़के को देखती है तो एक पल के लिए वह भी उसकी ओर देखते हुए खो जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए वो बोलती है, हेलो, आप कौन है? क्योंकि वो लिफ्ट प्राइवेट थी जिसमें केवल बॉस और उनके असिस्टेंट ही जा सकते थे, इसलिए रिया थोड़ा सा कंफ्यूज थी।
उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो गलती से आ गया होगा। तभी तेज रिया याद की बातें सुनकर अपने चेहरे पर हल्का सा गुस्से वाले भाव दिखाते हुए लिफ्ट से बाहर जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो रिया के सर पर अपना हाथ रखकर उसके सर को हिलाते हुए कहता है, वही जिसके लिए तुम काम करती हो और जिसकी तुम इतनी तारीफें कर रही थी। इतना कहकर तेज आगे जाने लगता है, जबकि तेज की बात सुनकर रिया वहीं एक पल के लिए जम जाती है और फिर अपने नाखून को दांतों तले चबाते हुए खुद से कहने लगती है, ओए मिस रिया चौधरी, अब तेरा क्या होगा। तभी कुछ कदम आगे जाकर तेज रुक जाता है और फिर अपना सर घुमाकर पीछे देखता है और रिया को खुद से बातें करते हुए देख वो उससे कहता है, अब चलना भी है या फिर तुम्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा। तेज की बात सुनकर रिया फिर से होश में आती है और जल्दी जल्दी तेज के पीछे जाने लगती है। पार्किंग में पहुंचकर तेज रिया से पूछता है, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। तेज बात सुनकर रिया हैरानी से उसकी ओर देखने लगती है और मन नहीं सोचने लगती है, मेरी गाड़ी, इतने बड़े होटल के मालिक है, फिर भी क्या इनके पास अपनी गाड़ी नहीं है जो यह मेरी गाड़ी से जाना चाहते हैं। तभी तेज का जवाब आता है, हाँ, मानो उसने रिया के मन की बातों को सुन लिया और कहता है, हाँ मेरे पास मेरी गाड़ी अभी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी गाड़ी से जाना चाहता हूँ। इतना सुनकर हंसिका चौंकते हुए उसकी ओर देखती है और फिर जल्दी से अपने गाड़ी की चाबी निकालती है और अपनी गाड़ी की तरफ जाती है। कुछ ही देर में दोनों गाड़ी में होते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद रिया पूछती है, सर तो आपको जाना कहाँ है। रिया का सवाल सुनकर तेज अपना सर गाड़ी की सीट पर टिकाते हुए उससे बोलता है, किसी ऐसी जगह पर ले चलो जहां बढ़िया लड़कियों के कपड़े मिलते हो और कुछ खाने को भी मिल जाए। तेज की बात सुनकर हंसिका कुछ सोचो पड़ जाती है और मन में बोलती है, ये लड़कियों के कपड़े का क्या करेंगे, खाने का तो समझ में आता है। तभी उसे फिर से तेज की आवाज सुनाई दी, अब खुद से ही बातें करते रहोगी या फिर चलोगी भी। तेज की बात सुनकर हंसिका गाड़ी स्टार्ट करती है और होटल के पास में ही एक शॉपिंग मॉल पर जाते हैं। मॉल में जाने के बाद वो दोनों एक विमेन्स ड्रेसेज के शॉप पर रुकते हैं। उसके बाद तेज एक लंबी सांस लेता है और अंदर जाने लगता है, लेकिन रिया वही दरवाजे पर ही खड़ी रहती है। तभी रिया को ऐसा लगता है कि दो आंखें उसे ही घूर रही है। जैसे ही रिया सामने देखती है तो कुछ दूर आगे खड़ा होकर तेज उसे ही घूर रहा था। ये देख रिया तुरंत तेज के पीछे पीछे जाने लगती है। रिया ठीक उसके पीछे पीछे जा रही होती है। जैसे ही तेज आगे रुकता है, रिया का सिर तेज के पेट से टकरा जाता है, मगर दिया को ऐसा महसूस होता है कि उसका सर किसी दीवार से जा टकराया हो। रिया अपना सर सहलाते हुए ऊपर की तरफ देखने लगती है। तेज भी मुड़कर उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम कभी सामने देखकर नहीं चलती हो क्या। अब जाकर उसको एहसास होता है कि वो शॉप के अंदर आ गई है। फिर तेज उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, जाओ और अपनी पसंद से कुछ इंडिया वेयर ड्रेसेस निकालो। तेज की बात को सुनकर रिया एक पल के लिए हैरान हो जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी उसे फिर से तेज की आवाज आती है, क्या हुआ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, जाओ निकालो। जब रिया ने तेज की दोबारा और गुस्से भरी आवाज सुना तो वो तुरंत हाँ में सिर हिलाकर शॉप में ड्रेसेस निकालने लगी। पूरा शॉप घूमने के बाद रिया ने कुल 15 ड्रेसेस पसंद किए, लेकिन उनमें से 4 ही निकालकर तेज के सामने लाती है। ड्रेसेस बहुत ही खूबसूरत थी। तेज पास ही खड़ी लड़की से पूछता है, क्या मुझे इन चारों कपड़ों के इनसे छोटा भी मिल सकता है। तो लड़की जवाब देती है, जी सर, हमारे पास आपको इससे छोटी और बड़ी साइज भी मिल सकती है। ये सुनते रिया से कहता है, जाओ और इन चारों को एक एक करके पहनकर बाहर आओ। रिया तेज की बातें सुनकर एक पल के लिए चौंक की जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने मन ही मन सोचा, अगर कपड़े पसंद करवाने ही थे तो खुद अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आते हैं, इसमें मुझे क्यों घसीट रहे हैं। तभी रिया को आभास होता है कि दो आंखें उसे गुस्से की घूर रही है। वो जल्दी से तेज की तरफ देखती है तो तेज उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा होता है। डरकर जल्दी से चेंजिंग रूम में चली जाती है और जैसे ही वो चेंज करके बाहर आती है तो वह देखती है तेज वहीं सोफे पर बैठा हुआ है। जैसे ही तेज रिया को बाहर आते हुए देखता है, वो एक पल के लिए उसी में खो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सुंदरता की तुलना किससे करे। फिर तभी वो अपना होश संभालते हुए कहता है, एक बार घूम कर दिखाओ। तेज फरमाइश सुन रिया थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए एक राउंड घूम कर दिखा देती है। फिर तेज कहता है, हो दूसरा पहन कर आओ। ऐसे ही करके तेज ने रिया को चारों ड्रेसेस को ट्राई कराता है, लेकिन जब तेज रिया को आखिरी वाले ड्रेस में देखता है तो खुद को वाह कहने से रोक नहीं पाता है। लेकिन तेज ने ये बात इतनी धीरे से कही थी कि आवाज रिया के कान तक नहीं पहुंची थी। जो साड़ी को संभालने में व्यस्त थी, ये वही साड़ी थी जो रिया ने चौथी बारी में ट्राई की थी। वो एक हल्की गुलाबी रंग की साड़ी थी, जिसमें वो बिल्कुल किसी आसमान से उतरी हुई परी जैसी लग रही थी। तेज वहीं पर खड़ी लड़की से बोलता है, ठीक है, बाकी तीनों को पैक कर दो और मैम ने जो कपड़े पहने थे उन कपड़ों को भी पैक कर दो। हम चारों पैसेज को खरीद रहे हैं। इतना तो कर तेज अपने जेब से एक काले रंग का कार्ड निकालता है और उस लड़की को दे देता है। रिया तेज से कुछ दूरी पर खड़ी थी, इसलिए वो तेज की बातें नहीं सुन पाई थी। वो वापस चेंज करने के लिए जा ही रही थी कि तभी तेज उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, मुझे भूख लगी है, चलो मैं खाना खाने जाना है।
ये सुन रिया उससे कहती है, ठीक है, मैं चेंज करके आ रहा हूं। तो उससे कहता है, कोई बात नहीं, रहने दो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तभी एक लड़की शॉपिंग बैग लाकर दे देती है और उसका कार्ड भी वापस कर देती है। तेज कार्ड और बैग वापस लेकर वहां से जाने लगता है। रिया अपनी साड़ी ठीक करती हुई तेज के पास जाकर उससे कहती है, सर दीजिए, मैं बैग उठा ले रही हूँ। लेकिन तेज उसकी बातें नहीं सुनता है और आगे जाते रहता है। लेकिन तभी रिया ध्यान ऊपर होने के कारण उसकी साड़ी में उसका पैर फंस जाता है और उसके मुंह से हल्की सी चिक निकल जाती है। आह! रिया अपनी साड़ी संभालते हुए जल्दी से तेज के पीछे जाती है और उसके पास जाकर उससे कहती है, सर दीजिए, मैं बैग ले रही हूँ। लेकिन तेज उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और आगे जाते रहता है। इसी बीच रिया का ध्यान ऊपर होने के कारण उसके पैरों में साड़ी फंस जाती है और वह एक हल्की सी चीज के साथ तेज के ऊपर गिरने लगती है। रिया की आवाज सुनकर तेज भी पीछे मुड़ जाता है और रिया को गिरते देख उसे संभालने के चक्कर में वह भी रिया के साथ ही नीचे गिर जाता है। अनजाने में ही दोनों के होंठ एक दूसरे से मिल जाते हैं और दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रह जाते हैं, मानो सब कुछ रुक सा गया हो। तभी उनके कानों में किसी छोटे बच्चे की आवाज आती है, मम्मी मम्मी देखो, वो अंकल आंटी को किस कर रहे हैं। ये सुन रिया और तेज दोनों एक साथ उस ओर देखते हैं। वहीं पास में है एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए खड़ा था। बच्चे की बात सुनकर उसकी माँ तेज और रिया की तरफ देखती है और उन्हें देखकर जल्दी से बच्चे की आंखों को ढक लेती है। फिर उन्हें देखकर डांटते हुए बोलती है, अगर रोमांस ही करना है तो किसी और जगह जाकर करो, यू पब्लिक प्लेस में दूसरों को क्या दिखा रहे हो, बेशरम। इतना कहकर वह औरत अपने बच्चे का हाथ पकड़े वहां से निकल जाती है। तेज और रिया अभी उसी हालत में वैसे ही जमीन पर पड़े हुए ये सब सुन रहे थे। जैसे ही रिया को होश आता है और उसे समझ आता है कि वो औरत क्या बोल रही थी, वो जल्दी से तेज के ऊपर से उठने लगती है। लेकिन रिया का हाथ तेज के बाजू पर होने का कारण उसका हाथ फिसल जाता है और वो फिर से तेज के ऊपर गिर जाती है। एक बार फिर से दोनों के होंठ आपस में मिल जाते हैं। रिया इस पर तुरंत खुद को अलग करती है और खुद को संभालते हुए तेज के ऊपर से उठती है। तेज के ऊपर से रिया के उठ जाने के बाद तेज भी फर्श से उठ जाता है और शॉपिंग बैग उठा लेता है। इस बार दोनों के बीच ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और क्या नहीं। इसलिए तेज को बेहतर ही लगा कि वो कुछ ना बोले। फिर वो इधर उधर देखते हुए बोला, ओ मम, अब हमें चलना चाहिए। कुछ देर बाद दोनों पास ही के होटल में खाना खाते हैं और फिर गाड़ी में बैठकर होटल वापस आने के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते उन दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। होटल में पहुंचकर गाड़ी पार्क करने के बाद प्रिय थोड़ा सा झिझकते हुए तेज से पूछती है, सर आपको कुछ और काम था। फिर तेज भी खुद को नॉर्मल करते हुए उसे जवाब देता है, कहाँ, मेरे पीछे आओ। इतना कहकर तेज होटल में जाने लगता है। रिया भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। दोनों लिफ्ट में जाते हैं, लेकिन वहां भी पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। बिल्डिंग के टॉप शॉप पर पहुंचने के बाद तेज आत्मिक ऊर्जा के जरिए तेज हसिका से को बोलता है कि वो कमरे में किसी को भेज रहा है जो उसे कपड़े पहनने में मदद करेगी। उसके बाद तेज रिया को रूम का की कार्ड देता है और फिर उसे समझाते हुए कहता है, वो यहाँ की नहीं है, इसलिए उसे शहरी चाल चलन और रहन सहन नहीं पता है और ना ही शहर के कपड़ों का पहनावा है। इसलिए क्या तुम उसे जाकर यह कपड़े पहनने में मदद कर दोगी। रिया एक पल के लिए तेज की बातें सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। रिया ने अपने मन में ही सोचा, ये कौन सी गर्लफ्रेंड है जिसको शहर के चाल चलन ही नहीं पता। इतने बड़े होटल के मालिक होने के बावजूद भी इनकी गर्लफ्रेंड कैसी है। तेज रिया के मन में चल रही बातों को समझ जाता है और फिर रिया के सर पर अपना हाथ मारते हुए उससे कहता है, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही नहीं चलता है। फिर रिया को अंदर जाने को बोलकर वो ऑफिस में जाने लगता है और ऑफिस का दरवाजा खोलने से पहले वो रिया से कहता है, जब वो तैयार हो जाए तो उसे लेकर मेरे ऑफिस में आना। इतना कहकर तेज अपने ऑफिस रूम में चला जाता है। तेज की बातें सुनकर रिया को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर दोनों कदों को उठाकर अपने होंठ को नीचे करते हुए खुद से कहती है, कभी कभी समझ ही नहीं आता है कि आखिर कहते क्या है और करते क्या है। फिर रिया शॉपिंग बैग अपने हाथों में उठाए हुए दरवाजा खोलकर अंदर एंटर करती है तो वो देखती है कि कमरे में खिड़की के पास टेबल पर रखे हुए फिश बॉल में 2 मछलियां तैर रही थी और वही टेबल के पास घुटनों के बल बैठे हुए एक लड़की एक एक करके उन्हें दाना खिला रही थी। उस लड़की ने एक बाथरोब पहना हुआ था और अपने सर पर टॉवल लपेटा हुआ था। हसिका को ऐसी स्थिति में देखकर रिया को कंफर्म हो जाता है कि वो पक्का उसके बॉस की गर्लफ्रेंड ही है। तभी रिया के कानों में एक प्यारी और मीठी सी आवाज आती है, तुम वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। ये सुनकर रिया सामने देखती है तो वो लड़की अभी भी मछलियों को ही दाना डाल रही थी। फिर रिया थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए उसके पूछती है, कौन, मैं। फिर हसिका जवाब देती है, हाँ तुम नहीं तो और कौन, क्या कमरे में तुम्हारे अलावा और कोई भी है। ये सुन रिया कमरे में आसपास देखती है लेकिन वहां कोई नहीं होता है तो वह नाम में सिर हिला देती है। तभी हसिका फिर उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है। हंसिका का सवाल रिया धीरे से जवाब देती है, रिया। तभी हसिका फिर उससे पूछती है, क्या भाई ने कपड़े भिजवाए हैं। ये सुन रिया एक पल के लिए चौंक जाती है और उसके मुंह से बस इतना निकलता है, भाई।
आज क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए तेज भगत, सिर्फ मेरे चैनल एडिशन पर। और हाँ, अगला एपिसोड जल्दी आएगा। टू सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले।